गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू हो रहा है आपका न्यू चैप्टर क्लास 10th का, और ये है चौथा चैप्टर। सबसे पहले आपने ख़त्म किया प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, चौथा है आपका चैप्टर विद्युत धारा। क्लास 10th का फिजिक्स है। आपको फिर बता देते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप करें और सवाल पूछें, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर कोई नोट्स बनाते समय कोई दिक्कत आती है, कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है या कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप यहाँ पे, या कोई सवाल न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन रहा है तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज विद्युत धारा का लेक्चर 1 है। वो जो लेक्चर 1 से लेक्चर 16 तक जो आपको मिला है वो टोटल लेक्चर है लाइट का। ओके, आज से नया लेक्चर शुरू हुआ है विद्युत धारा का लेक्चर 1। ओके, ये नहीं कि आप लेक्चर 17 खोजेंगे। मेरे प्यारे बेवकूफ़ों, मत खोजना। ये विद्युत धारा का लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है। ओके, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। तो सबसे पहली बात कि विद्युत धारा का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में, मतलब आवेश के बारे में। तो सबसे पहले आप जाने कि ये आवेश है क्या, ये चार्ज है क्या। तो सबसे पहली बात आपको जानना होगा कि कहानी है आज से लगभग 2600 साल पहले, मतलब कि 600 ईस्वी पूर्व का। चुपचाप बैठें और कहानी को पहले सुने। कहानी है 600 ईस्वी पूर्व, मतलब जब से शताब्दी शुरू हुआ तब से 600 साल पहले। और यहाँ के बाद 1 2 3 4, आज कितना है 2020 और इधर 600, मतलब 2620 साल पहले की कहानी है। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थेल्स, जिसे आप 10th के मैथ में भी पढ़ेंगे। यदि किसी त्रिभुज की आधार के समांतर एक भुजा खींची जाए तो वह बाकी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसका प्रमेय था? ये थेल्स का प्रमेय है। मैथ आ रहा है उसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो ये कहानी है आज से 600 ईस्वी पूर्व, मतलब कि आज से 2620 साल पहले की। एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम क्या था? थेल्स। ये क्या किए, ये दो वस्तु इसको मिला एक बिल्ली का खाल। किसका ये खाल है? बिल्ली का स्किन मिला, मतलब खाल मिला। दूसरा एक था बिल्ली का खाल और एक था आपका अशोका जैसा पौधा होता है उसका ये छाल है, मतलब ये पौधे का स्किन है, चमड़ी है। ये जब बिल्ली के छाल को इस छाल से रगड़ते हैं तो वो क्या देखे कि या तो बिल्ली का छाल या तो ये जो पौधे का छाल है, ये दोनों छोटे छोटे कणों को, कहानी को अच्छे से सुनेंगे, छोटे छोटे कणों को ये क्या किया? आकर्षित किया, अपने तरफ अट्रैक्ट किया। जो कहानी इस पौधे के छाल के साथ था वही कहानी बिल्ली के खाल के साथ था। ये भी क्या किया? अपने अगल बगल के छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ क्या किया? आकर्षित किया, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ओके, नेक्स्ट। तो ये कहानी जब देखा कि छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर रहा है तो इसको क्या लगा? इसको लगा कि कुछ इसमें भूत प्रेत की कहानी है। तो ये डर से इस बात को कहीं भी इस चीज़ को कहीं भी बोला नहीं, इस बात को फिर आगे स्टडी किया नहीं। फिर बहुत साल पहले, उसके बाद बहुत साल बाद 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, अच्छे से समझेंगे क्या था। 1600 ईस्वी में, ये 600 ईस्वी पहले, उसके बाद 1600, मतलब 2200 साल बाद। आप समझिए, ये उस समय की, ये 600 ईस्वी पूर्व की कहानी है। ये उस समय की कहानी है बच्चों, जिस समय भारत में धार्मिक आंदोलन चल रहा था। मतलब धार्मिक आडंबर था, मूर्ति पूजा थी, लोग अंधविश्वासी थे, लोग अंधविश्वास करते थे, लोग मूर्ति में विश्वास करते थे, लोग धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन हो चुके थे। और इसी समय भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि जिस समय हम भारतीय, आज से 2600 साल पहले जिस समय हम भारतीय धर्म में आडंबर में विश्वास कर रहे थे, धर्म में अंधविश्वासी हो गए थे, उस समय पश्चिमी देश के लोग, मतलब ये सभी यूनान की कहानी है, पश्चिमी देश के लोग वहाँ पे ये साइंस की बात कर रहे थे। इसीलिए इन सभी कंट्री को डेवलप्ड कहा जाता है और हम सभी को अनडेवलप्ड कहा जाता है। ये मेन कारण होता है। खैर, यहाँ पे सुनते हैं
फिर 1600 साल बाद इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था, उसका क्या नाम था, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये बोला कि सुनिए, जो चीज़ थेल साहब बहुत पहले देखे थे वो घटना ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ही दो वस्तु में होता है, ऐसी घटना और भी वस्तु में हो सकती है। जैसे आपने क्या किया, एक वस्तु लिया रेशम और दूसरा वस्तु लिया सिल्क, सिल्क मतलब रेशम, और दूसरा ले लिया आपने कांच। ये बोले जिस प्रकार बिल्ली के छाल को एम्बर के छाल से रगड़, एम्बर एक पौधा होता है जैसे अशोका का पौधा, वैसे एम्बर का पौधा, उसी का ये छाल है। जिस प्रकार बिल्ली के खाल को एम्बर के छाल से रगड़ने पर छोटे छोटे कण को आकर्षित करने का गुण आता है, सेम टू सेम वैसा ही गुण यदि आप, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट बोल रहे हैं, वैसा ही गुण यदि आप रेशम को कांच से रगड़ते हो तो जिस प्रकार का गुण थेल्स देखा है उसी प्रकार का गुण यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। मतलब ये जो रेशम है और ये जो कांच है, ये भी अगल बगल के छोटे छोटे कणों को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये भी क्या करेगा, छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये घटना, ऐसा ही सेम घटना और भी वस्तु, जैसे आपने गंधक एबनुस के बीच में देखा, आप लाख और फलानेल के बीच देख सकते हो। तो ये डॉक्टर विलियम गिलबर्ट बोले कि ये घटना और भी बहुत सारी वस्तुओं में हो सकती है। कौन बोले, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, ये बात बोल दी। उसके बाद लगभग 1648 ईस्वी में, बहुत दिन बाद, एक तीसरा साइंटिस्ट आए, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था उसका, रॉबर्ट ब्राउन। तीसरा साइंटिस्ट आया, क्या नाम है इसका, रॉबर्ट ब्राउन। इसका कहना हुआ कि ये जो, जब आप दो वस्तु को रगड़ते हैं उसके कारण से जो अगल बगल के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आता है, इस वजह से जो कुछ चीज इसमें से निकल के उसमें या उसमें से निकल के इसमें आता है, आप इस प्रोसेस को बोल दो घर्षण विद्युत। क्या बोलो इसको, ये जो प्रोसेस है ये किस वजह से आता है, रगड़ने से, रबिंग प्रोसेस है, ये एक दूसरे के साथ रगड़ है। तो बोला कि ये इस कारण से जो एक प्रोसेस उत्पन्न होता है, इसका नाम दे दो आप घर्षण विद्युत। क्या नाम दे दो, घर्षण विद्युत। क्या नाम दे दो, घर्षण विद्युत। कौन बोला ये बात, रॉबर्ट ब्राउन। कौन बोला है ये बात बोल रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, सबसे पहले थेल साहब, उसके बाद डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, उसके बाद कौन आया, रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है उसका, उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए वो क्या कहते हैं, बेंजामिन का कहना है कि यदि आपने, मान लो ये कांच है, यदि आपके पास ये कांच है और ये क्या है, रेशम है, ठीक है, ये क्या है, रेशम है। आपने क्या किया, दोनों को रगड़ दिया। अब आप क्या करो, ये बेंजामिन साहब, ये कौन है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक कहानी सुना रहे हैं। उनका कहना हुआ, आपके पास क्या है, कांच है और रेशम है, दोनों को रगड़ लिया। अब आप क्या करो, रगड़ने के बाद सब सुनेंगे कि अब आप क्या करो। अब आप क्या करेंगे कि कांच को रगड़ लिया और आप क्या करो, दो कांच को एक साथ लो, ये भी कांच है, ये भी कांच है। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोले, दो कांच को एक साथ लो। तो वो क्या देखे, ये दोनों कांच का टुकड़ा एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब विकर्षित कर, देखिए ना, तीर का मतलब बाहर है, तीर मतलब एक दूसरे को रिपेल करना चाहता है। क्या कर रहा है, रिपेल मतलब विकर्षित कर रहा है। फिर यदि आप दो रेशम ले लो, ये भी रेशम का टुकड़ा और ये भी रेशम का टुकड़ा, दोनों रेशम ले लिया, तो ये दोनों रेशम भी क्या कर रहा है, एक दूसरे को विकर्षित कर रहा है। लेकिन एक कांच और एक रेशम, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब, तब बेंजामिन बोले, इसका मतलब इस दुनिया में जो वो छोटा छोटा कण है जो एक में से दूसरे में निकलता है या दूसरे में से निकल के पहले में आता है, वो जो कण एक दूसरे में निकल के जाता है, जिसे घर्षण विद्युत कहा गया है, उसमें जो चीज, समझिएगा, जो चीज निकल करके एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है या दूसरे से निकल के पहले में आता है, उस चीज को हम लोग कहेंगे आवेश। कौन बोले, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या बोले, जब आप दो वस्तु को रगड़ते हो तो एक ऐसा चीज है जो एक में से निकल के दूसरे में जाता है या दूसरे में से निकल के पहले में आता है, उस चीज का नाम, वो जो एक कण है, उस कण का नाम क्या है, आवेश। कौन बोल रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या बोले, उसी कण का नाम क्या है, आवेश। उस कण का नाम क्या है, तो आवेश क्या है, तो आवेश किसी भी पदार्थ का मूल गुण है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब एक मौलिक गुण है, आप समझेंगे। उसके बाद बेंजामिन बोला
कि देखेंगे आप, कांच रेशम को आकर्षित करता है, कांच और कांच रेशम को विकर्षित करता है, रेशम रेशम एक दूसरे को विकर्षित करता है। इसका मतलब वो जो कण है जो एक में से निकल के दूसरे में गया या दूसरे में से निकल के पहले में आया, वो कण दो प्रकार का होगा। वो जो कण है वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का होगा। इसका मतलब बेंजामिन बोला आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का होगा। आवेश, तो सबसे पहली बात आवेश क्या है? आपने बोला आवेश किसी भी पदार्थ का एक प्रकार का मौलिक गुण है। फिर समझिए, आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का एक प्रकार का मौलिक गुण है। आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार, आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक बोला उस दोनों में से यदि आप एक प्रकार के आवेश को धन बोलोगे तो दूसरे प्रकार को क्या बोलेंगे? ऋण। तो आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो गया धन आवेश और दूसरा हो गया ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो गया धन आवेश और एक हो गया ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ओके, तो आवेश का प्रकार, आवेश कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश को प्लस के साथ लिखेंगे, ऋण आवेश को माइनस के साथ लिखेंगे। बेंजामिन फिर बोला पहला स्टार, अगर दो प्लस प्लस चार्ज है तो दोनों के बीच में विकर्षण का फोर्स लगेगा। क्या बोला? यदि दो प्लस प्लस चार्ज, यदि दो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बीच में कैसा बल लगेगा? विकर्षण का। दूसरा बोला यदि दो माइनस माइनस है, इसके बीच में भी कैसा लगेगा? विकर्षण का बल लगेगा। तीसरा, यदि एक धन आवेश दूसरा ऋण आवेश है तो दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण का। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि दो समान आवेश के बीच में, चाहे वो दोनों प्लस प्लस हो चाहे वो दोनों माइनस माइनस हो, दो समान आवेश के बीच में विकर्षण का बल लगेगा और दो असमान आवेश के बीच में आकर्षण का बल लगेगा। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात कौन बोला? बेंजामिन फ्रैंकलिन। समान आवेश में विकर्षण और समान आवेश में आकर्षण। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग को ये समझना है कि ये जो आवेश कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। एक हो गया धन आवेश और एक हो गया ऋण आवेश। अब समझिए, ये जो आवेश है, ये आवेश क्या है? किसी भी वस्तु का मूल गुण है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब आपको समझना है कि ऐसा हो सकता है कि जिस वस्तु के पास चार्ज है, मतलब अगर कहीं पे चार्ज है तो उसके पास मास हमेशा होगा। अगर किसी के पास मास है तो उसके पास चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर समझिए, अगर कहीं पे चार्ज है तो उसके पास मास हमेशा होगा, लेकिन मास के पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के पास मास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज है लेकिन न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है। तो क्या बोले? जितना भी मास है, जितना भी मास है, जितना भी चार्ज है, उन सभी के पास मास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास मास है उसके पास चार्ज हो ही हो। ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन, उसके पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है। ओके, तो इसका मतलब दुनिया में, एक लाइन आप अच्छे से लिखेंगे, दुनिया में सभी पार्टिकल के पास मास होगा। दुनिया में सभी पार्टिकल के पास क्या होगा? मास होगा, लेकिन सभी पार्टिकल के पास चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि फिजिक्स में कुछ कण को, फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे आप जब 9th का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे। तो ये तीनों मौलिक कण है। तो किसी पदार्थ के तीन मौलिक कण हैं। तीन मौलिक कण कौन कौन है? तीन मौलिक कण, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा कौन है? न्यूट्रॉन। इस तीनों को आप क्या बोलते हैं? इस तीनों को बोलते हैं मौलिक कण। हालांकि मौलिक कण का मतलब होता है जिस कण को, फंडामेंटल पार्टिकल, जिस पार्टिकल को, जिस कण को पुनः तोड़ा नहीं जा सके। फंडामेंटल पार्टिकल किसे बोलेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल वो होता है जिसे पुनः तोड़ा नहीं जा सके। अगर आप इसे पुनः नहीं तोड़ सकते तो इसका मतलब है ये सबसे छोटा कण है, ये पुनः नहीं टूटेगा। लेकिन कुछ फिजिक्स बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को भी हम लोग क्वार्क के रूप में तोड़ सकते हैं। क्वार्क के रूप में, क्वार्क जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का एक छोटा सा टुकड़ा है। लेकिन अभी इन सभी बातों पर रिसर्च चल रहा है, उस पर डिस्कस नहीं करनी है। जब वो हमारे सिलेबस में ऐड होता है तो फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का भी छोटा रूप है जिसको क्वार्क कहा जाता है। फिजिक्स ऐसा अभी मान रहा है, लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया गया, इसीलिए उस पर कोई चर्चा आप नहीं कर सकते। तो मौलिक कण कितने हुए? तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब मास, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चार्ज।
दो चीज, एक मास और दूसरा चार्ज। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 10 के पावर -31 kg और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना -1.6 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ आप समझ लीजिए, द्रव्यमान का मात्रक kg और आवेश का मात्रक कूलम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। सी मतलब क्या है कूलम। अब देखेंगे दूसरा, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 10 के पावर -27 kg और प्रोटॉन पर द्रव्यमान +1.6 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ पे हम एक बात समझाना चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित कण है, मतलब जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। देखिए ना, दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश को आप क्या समझते हैं ऋण और प्रोटॉन के आवेश को धन। आपको बताए थे कि अगर एक प्रकार के आवेश को निगेटिव कहा जाए तो दूसरे प्रकार के आवेश को क्या बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे। ओके, तो ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर होता है 1.674 इंटू 10 के पावर -27 kg और इसका चार्ज इस पे 0 होता है। क्या बोले सर, चार्ज के पास मास होगा, लेकिन मास के पास चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जिसके पास चार्ज है उसके पास मास है, लेकिन जिसके पास मास है चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो आपने क्या देखा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तीनों को क्या बोलते हैं मौलिक कण, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल। तो बेंजामिन क्या बोला, चार्ज कितने प्रकार का, दो प्रकार का। यदि एक प्रकार के आवेश को धन बोलेंगे तो दूसरे प्रकार के आवेश को ऋण बोलेंगे। समान आवेश के बीच में विकर्षण और असमान आवेश के बीच में आकर्षण होता है। नेक्स्ट, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था कूलम। कूलम कूलम का कहना हुआ कि बेंजामिन क्या बोला कि समान आवेश के बीच में, देखेंगे अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज, तो पहला दोनों के बीच में क्या होगा का विकर्षण, मतलब पहला चार्ज दूसरे को रिपेल, सर रिपेल करने वाला फोर्स बाहर लगता है और अट्रैक्ट करने वाला फोर्स अंदर लगता है। आकर्षण का फोर्स अंदर लगेगा, विकर्षण का फोर्स बाहर लगेगा। ये एक जो है वो दूसरे को धक्का देगा और दूसरा जो है वो पहले को धक्का देगा। अर्थात यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या कि एक वस्तु जो है वो दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो उसी समय दूसरा वस्तु जो है वो भी पहले वस्तु पर बल लगाता है। इसका मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे पहला चार्ज दूसरे पर बल लगाया और दूसरा चार्ज पहले पर बल लगाया। ये बात कौन बोला, ये बात बोला बेंजामिन कि समान आवेश के बीच में विकर्षण होगा। दूसरा असमान आवेश, आप देखेंगे ये पहला ये दूसरा, प्लस माइनस को खींचेगा, माइनस प्लस को खींचेगा। मान लो ये F4 से विकर्षित किया और यहाँ पे F4 से आकर्षित किया। कौन बोला ये बात, बेंजामिन। देखिए ना, समान आवेश के बीच में विकर्षण और असमान आवेश के बीच में आकर्षण। ओके, लेकिन बेंजामिन ये नहीं बोल पाया, जैसे मान लीजिए कि आप और हम हैं, या आप दो स्टूडेंट हैं, दो फ्रेंड हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो हम लोग ये बता रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं या आप दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन हम बेंजामिन हैं, हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जोर से धक्का दे रहे हैं या कितना जोर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस बात का जवाब किसके पास नहीं था, बेंजामिन के पास। तब बेंजामिन याद किया दूसरे साइंटिस्ट को और उसको बुला के लाया, उसका नाम था कूलम। क्या नाम था, कूलम। तो कूलम साहब जब आए तो वो न्यूटन के पास गए, तो और न्यूटन से जाके पूछे कि कैसे होगा सर ये बात। तो न्यूटन साहब उसको बिठाए, चाय वाय पिलाए और उस बात बताए कि जब दो मास होता था, गुरुत्वाकर्षण का नियम 9th क्लास का फिजिक्स है ये, जब दो मास एक दूसरे से r दूरी पर होता था, यदि हर एक मास के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है, तो यदि F बराबर फॉर्मूला G m1m2/r² है, तो चार्ज का भी फॉर्मूला तो यह ऐसा ही कुछ होने वाला है। तब एक दो आवेश के बीच लगने वाले बल को, चाहे वो बल आकर्षण का हो या विकर्षण का हो, लगने वाले बल को एक वैज्ञानिक के द्वारा, एक साइंटिस्ट के द्वारा डिफाइन किया गया जिसका नाम था कूलम। तो कूलम साहब क्या बताए, दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण के बल का परिमाण, दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण के बल का परिमाण। बेंजामिन क्या बोला, बल लगेगा, लेकिन बल कितना लगेगा ये बात बेंजामिन नहीं बता पाया, तो वही बात बताने कौन आ रहा है, कूलम। तो अगला हेडिंग क्या आएगा, कूलम का नियम। अगला हेडिंग आएगा कूलम का नियम। तो अगला हेडिंग आपके सामने है कूलम का नियम। देखेंगे
कूलॉम का नियम, इसका कहना था, इसको समझते हैं अच्छे से, इसका कहना था मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ से r दूरी पर एक दूसरा चार्ज Q2 है। क्या बोले, दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों के बीच का दूरी कितना है r। तो ये जो पहला दो, अगर दोनों में कुछ साइन नहीं है तो कौन साइन होगा, प्लस प्लस। तो क्या होगा, सेम चार्ज के बीच में आकर्षण की विकर्षण, तो यहाँ विकर्षण होगा, अगर अपोजिट होता तो आकर्षण होता। तो तो अब समझेंगे, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को धक्का देगा, Q2 क्या करेगा, Q1 को धक्का देगा। तो हम लोग क्या किए, Q1 धक्का देगा Q2 को और Q2 धक्का देगा Q1 को। देखेंगे ये फोर्स है, किस फोर्स से धक्का दिया, F से, ये भी कितना से धक्का दिया, F से। ओके, तो ये दोनों क्या किया, एक दूसरे को धक्का दिया, क्योंकि इसीलिए दोनों F से धक्का दिया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, हम जितना जोर से आप पे बल, आप उतना ही जोर से मेरे पर बल, Q1 जितना जोर से Q2 पर बल, Q2 उतना जोर से Q1 पर बल लगा दिया। तो कूलॉम का नियम कहता है दो, कूलॉम का नियम, इसको सुनेंगे और लिखेंगे आप, दो आवेश के बीच, दो आवेश कौन कौन, Q1 Q2, दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण के बल का परिमाण, परिमाण दिशा नहीं, दिशा तो बेंजामिन बता दिया, क्या बोला, दो और ये कूलॉम का नियम हमेशा केवल दो आवेश के बीच लगता है, तीसरा नहीं, दो, केवल दो आवेश, दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण के बल का परिमाण दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती, दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2, दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती, और F समानुपाती 1/r², बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अगर दोनों को समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या होगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो F समानुपाती Q1 Q2, ये चार्ज है Q1 Q2 बटा में r²। आपको पढ़ाई थे बचपन में कि फिजिक्स जो है वो आपको समानुपाती लेके घूमने नहीं देगा, तो फिजिक्स क्या बोलेगा, समानुपाती हटाइए। तो आपने क्या किया, समानुपाती हटाओगे तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट, और उसका नाम क्या दिए, k। तो क्या हो गया, F बराबर k Q1 Q2 बटा r², जहाँ पे k क्या है, k का नाम है नियतांक, k क्या है, नियतांक, और k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या पढ़े इसको, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो और इसका इस टोटल का मान 9 गुना 10 के पावर 9, k का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका मान कितना, 9 गुना 10 के पावर 9। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। बताइए k का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो इस k का मान यहाँ पे रख देंगे तो F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², और इसको क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियम। यही क्या है, कूलॉम का नियम, दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण के बल का परिमाण दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ओके, नेक्स्ट सर, Q1 Q2 क्या है, आवेश है, Q1 Q2 क्या है, आवेश है, Q1 Q2 आवेश है। तो अगर सर ये Q1 Q2 आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। आवेश का मात्रक क्या बोले, कूलॉम। तो सबसे पहली बात जरा सा हम लोग इसको मिटा के डील करते हैं। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, अगला हेडिंग है आपका आवेश का मात्रक, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, सर आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। डिनोट किससे करते हैं, बड़का सी से। लेकिन ये जो कूलॉम है ये बहुत बड़का आवेश होता है, मतलब एक कूलॉम बहुत आवेश होता है, इसीलिए हम लोग मिली कूलॉम, माइक्रो कूलॉम, नैनो कूलॉम ये सभी यूज करते हैं। ये जो कूलॉम है ये बड़ा मात्रक है, आवेश का एक बड़ा मात्रक है। इसके बदले में हम लोग मिली कूलॉम, माइक्रो कूलॉम या नैनो कूलॉम ऐसा हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा इसका CGS मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है ESU। क्या बोले, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है पूरा नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको बोलते हैं स्टैट कूलॉम। क्या बोलते हैं, स्टैट कूलॉम। तो
SI मात्रक क्या होता है? कूलम। और CGS मात्रक क्या होता है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका पूरा नाम लिख लेंगे बगल में, या इसको क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। तो ये क्या था? आवेश का मात्रक। कूलम जो है वो बड़ा मात्रक है, उसके बदले में आप कूलम के बदले में MC का मतलब होता है मिली कूलम। म्यूसी इसका मतलब होता है माइक्रो कूलम, या NC का मतलब नैनो कूलम। ये सभी चीज भी हम लोग यूज कर सकते हैं किसके बदले में? इस आवेश के मात्रक के बदले में। ओके, तो ये क्या था? आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट, हम लोग जब बचपन में पढ़ रहे थे 9th में, तो वहाँ सर आपको पढ़ाए होंगे कि किसी भी परमाणु में के बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करता रहता है, राउंड 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 राउंड, एकदम गोल 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 घूम रहा है। ऐसा सुने थे आप? जी, आप सुने थे। सर आपको वहाँ ये भी समझाए थे किसी वस्तु पर आवेश। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसी वस्तु पर आवेश। समझिएगा, हम लोग ये पढ़े थे बचपन में कि किसी भी वस्तु में अगर वो वस्तु उदासीन है, उस पर कोई चार्ज यदि नहीं है, अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उस वस्तु पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। फिर समझिए, हम लोग अभी क्या पढ़े? हम लोग अभी ये पढ़े कि अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उस पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो फिर समझना है हमको, यदि वस्तु उदासीन हो, यदि वस्तु क्या हो? उदासीन हो का मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अगर कोई वस्तु उदासीन है तो इसका मतलब उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। लेकिन यदि जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में से निकलता है जिस वस्तु का बॉन्डिंग मतलब बंधन कमजोर होता है। तो जिसका बंधन कमजोर होगा, जिसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, उसका बॉन्ड पहले टूटेगा। केमिस्ट्री की बात है, वहाँ भी पढ़ाएंगे इस चीज़ को। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको बताएंगे। जब आप दो वस्तु को रगड़ते हैं तो जिसका बॉन्ड कमज़ोर होता है, जिसका बॉन्ड एनर्जी कम होता है, वो बॉन्ड टूट जाता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है। अर्थात हम लोगों को ये समझना है, अगर कोई वस्तु उदासीन है तो वो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। लेकिन कोई वस्तु अगर आवेशित है, तो यदि वस्तु आवेशित है तब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं प्रोटॉन की संख्या। पहले तो आप ये बात समझिए, अगर कोई वस्तु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। यदि कोई वस्तु आवेशित है मतलब उदासीन नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होगा। ओके, अब हम लोग को ये समझना है कि आपने दो वस्तु को रगड़ा तो क्या होगा? किसी एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में जाएगा। यहाँ पे एक बार रोक करके आपको एक बात बता देते हैं। अगर हम लोग दो वस्तु को रगड़ते हैं तो दोनों वस्तु में आवेश का जो स्थानांतरण होता है, चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए केवल और सिर्फ केवल एक इंसान जिम्मेवार है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इस बात को फिर समझिए, अर्थात किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेवार है? इलेक्ट्रॉन। फिर समझिए, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेवार है? इलेक्ट्रॉन। और एक दूसरा बात, इस बात को 3 बार बोले और दूसरी बात को हम फिर से बोलते हैं, ये दूसरा बात है। दूसरा बात ये है, मान लो ये दो वस्तु रगड़े, ये दोनों वस्तु चार्ज है कि नहीं, इस बात का पता कौन बताएगा? इस बात का पता केवल और सिर्फ केवल विकर्षण के बल के कारण हो सकता है। क्या बोले? दो वस्तु चार्ज, सबसे पहली बात, चार्ज करता कौन है? इलेक्ट्रॉन। दो वस्तु चार्ज है कि नहीं है, इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में बताएगा विकर्षण का बल। दो वस्तु चार्ज है कि नहीं है, कौन बताएगा? विकर्षण का बल। ओके, नेक्स्ट आइए, हमने क्या बोला? आपने दो वस्तु को रगड़ा तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएगा। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी।
फिर समझिए, अगर आप दो वस्तु को रगड़ते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जिसमें इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। तो हम लोग क्या बोले, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जाएगो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना निगेटिव निकल गया तो निगेटिव के बदले में कौन वहां उत्पन्न होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसका मतलब किसी वस्तु से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस वस्तु पर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसी वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उस वस्तु में उतना निगेटिव चार्ज होगा। ओके, जैसे आइए देखते हैं हम लोग क्या बोले। जैसे मान लो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बनेगा? सोडियम प्लस। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन निकला तो कौन आएगा? प्लस। जैसे एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो कै गो प्लस चार्ज होगा? 3 गो। जैसे मैग्नीशियम, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या कितना चार्ज आएगा? 2 चार्ज। मैग्नीशियम 2 प्लस लिखिए या 2 को प्लस दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए क्लोरीन है, उसको आपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा? क्लोरीन माइनस। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? H प्लस। मतलब किसी भी वस्तु में से, किसी भी परमाणु में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा। किसी परमाणु में से जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन जाता है उतना निगेटिव चार्ज होगा। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन निकला 3 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकला 2 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 निगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी वस्तु को हम लोग आवेशित कैसे करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से उस पर क्या होगा? आवेश जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। कंप्लीट। तो हम लोग क्या देखें कि ये आपका आवेश है। अब देखेंगे तो ये आवेश अगर किसी वस्तु में से निकला तो अगर वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगर किसी जिसमें जाएगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक हम लोग समझ चुके। अब जरा समझते हैं बात को। अब हम लोग को ये समझना है कि ये आवेश जो होता है किसी भी वस्तु में वो संरक्षित होता है। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, उसी प्रकार ये जो आवेश है उसका भी न तो आप नाश कर सकते हैं न तो आप निर्माण कर सकते हैं। केवल एक परमाणु में से दूसरे परमाणु में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी प्रकार आवेश क्या होता है? आवेश संरक्षित होता है। आवेश कैसा होगा? संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। इसको हम लोग एक हेडिंग देते हैं, आवेश का गुण। आवेश का गुण, आवेश में क्या क्या गुण होता है उसके बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है। मतलब आवेश का न तो निर्माण होगा न तो नाश होगा, केवल एक परमाणु में से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होगा। कैसे? वो देखिए, जैसे मान लो HCl पानी में डाल दिए और ये टूट गया, H प्लस Cl माइनस, ये टूट गया। अब देखिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए H प्लस मतलब हाइड्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 0 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 17, एगो ये 18 इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 18 प्लस 0 फिर कितना पुट गया? 18 इलेक्ट्रॉन। सर टूटने के पहले भी 18 इलेक्ट्रॉन था, टूटने के बाद भी 18 इलेक्ट्रॉन है। मतलब आवेश का न तो निर्माण हुआ न तो नाश हुआ, केवल एक परमाणु में से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण हुआ। दूसरा, आवेश किसी भी वस्तु का मूल गुण है। आवेश जो है वो किसी भी वस्तु का मूल गुण है। तीसरा पॉइंट, आवेश के पास द्रव्यमान होता है। चौथा पॉइंट, आवेश 2 प्रकार का होता है। पांचवा पॉइंट, समान आवेश में विकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। छठा पॉइंट, आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है। आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्या बोले आप? जैसे कि आपके पास 5 कूलम और जोड़ 3 कूलम, कितना हो गया? 8 कूलम। जैसे 5 कूलम माइनस 2 कूलम, कितना हो गया? 3 कूलम। तो आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है। सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट है आवेश जो है वो अदिश राशि है। सातवां पॉइंट क्या है? आवेश कैसा है? सातवां पॉइंट क्या है कि आवेश कैसा है? आवेश अदिश राशि है। सातवां पॉइंट क्या है? आवेश कैसा है? अदिश राशि है। अगला जो आपका 8वां पॉइंट होगा, 8वां पॉइंट ये है कि आवेश का मात्रक कूलम होता है।
आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। तो ये सभी जो गुण है, ये सभी किसका गुण था, आवेश का। और एक नौवां गुण आप समझ लीजिए, थोड़ा सा ये गुण समझना टफ है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं समझाने का। आवेश जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। फिर समझिए, किसी भी वस्तु में आवेश जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, अर्थात Q बराबर n इंटू ई, Q बराबर n इंटू ई, जहां पे n जो है ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या बोले, नौवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि आवेश को, Q आवेश है, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। यहां दो बात समझिए, आवेश को Q से सूचित किया जाता है और दूसरा आवेश का मात्रा कूलम होता है। ओके, Q से लिखेंगे, मात्रा क्या होगा, कूलम। अब देखिए, आवेश क्वांटाइज्ड होता है, E इलेक्ट्रॉन है, N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन, आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन मौलिक कण है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन है मान लो आपके पास, आप उसको तोड़ नहीं सकते, तो क्या उसको आधा बना सकते हैं, नहीं। जब आप आधा नहीं बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेढ़ नहीं होगा। इसीलिए इसका क्वांटाइज्ड का मतलब, इसको आप अच्छे से नोट्स में लिखेंगे स्टार में, कि इसका क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्णांक के रूप में होगी। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। किसी भी वस्तु में 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, किसी भी वस्तु में 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4.25 नहीं होगा, 8.5, 9.25, ऐसा नहीं होगा। हमेशा इंटेग्रल मल्टीपुल होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1000, 2000, 5000 ये होगा। लेकिन वो डेसिमल मतलब भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, दशमलव के रूप में नहीं होगा। 1.5 नहीं होगा, 3.2 नहीं होगा, 8.4 नहीं होगा, 7.9 नहीं होगा, 8 होगा, 7 होगा, 7.5 नहीं होगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q बराबर NE में ये जो Q है ये चार्ज है, और ये N जो है वो नंबर है, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब एक क्वेश्चन डील करने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे मिटाने से पहले हम आपको एक बात और समझा दें। क्या बोले, किसी भी वस्तु में कै गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 1 गो, 2 गो, 3 गो। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा इनमें से कौन संभव नहीं है, कौन संभव नहीं है। क्या बोले, कौन संभव नहीं है। ऑप्शन ए 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन बी 3.2 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन सी 8.0 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन डी 4.5 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कौन संभव नहीं है, समझिएगा। क्या बोले हम लोग बोले कि चार्ज जो होता है या तो 1 ई होगा, या तो 2 ई होगा, 3 ई होगा, 4 ई होगा, 5 ई होगा, 6 ई होगा, 7 ई होगा, 8 ई होगा, 10 ई, ऐसा कुछ होगा। 1 ई का मतलब 1 गुना 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, मतलब 1.6 10 के। 2 ई का मतलब 16 गुना 32, 3.2 इतना। 8 का मतलब 16 पंचे 80, ये भी संभव है, 8.0 10 के पावर माइनस 19। लेकिन किसी में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम में कोई संख्या गुना करने पर 4.5 पुरता है क्या। 16 का 16, 16 दुना 32, 16 तिया 48, 48 होता है, लेकिन 45 नहीं होता है। इसीलिए ये संभव नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन होगा, डी। आप समझे जी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम के आवेश का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार बोर्ड में पूछा हुआ है और ये कितना बार पूछेगा। क्या बोले, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम के आवेश का निर्माण करता है, या एक कूलम के आवेश को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। समझिए, आपको हम पढ़ाए हैं Q बराबर N इंटू ई, जहाँ Q क्या है, Q चार्ज है, N क्या है, N नंबर है, और E क्या है, तो E आपने बोला था कौन चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज है, तो चार्ज कितना दिया, 1 कूलम।
तो Q के जगह पे 1 कूलम, N यही कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर मतलब संख्या निकालना है, और E के जगह पे 1.6 10 के पावर -19 कूलम। कूलम के साथ कूलम कट गया तो N बराबर कितना हो गया, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 1/1.6 10 के पावर -19 कंप्लीट। ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 1/1.6 10 के पावर +19 ऊपर जाएगा तो प्लस बन गया। 1/10 इसमें से निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा n बराबर 10। 1/10 इसमें से निकाल लिए गुना 10 के पावर 18, नीचे में हो गया 1.6। दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में एगो और 10 होगा तो ऊपर में बन गया 100/16 गुना 10 के पावर 18। ठीक है, तो अगर 100 में 16 से भाग दे, 16 छके 96, 4 बचा, 16 दूना 32, 8 बचा, 16 पंचा 80, 6.25 10 के पावर 18, अर्थात इतना इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम का आवेश बनाता है। तो इसको आप ऐसा समझिए 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम के आवेश का निर्माण करता है। 1 कूलम के आवेश का निर्माण करता है। क्या बोले 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम के आवेश का निर्माण करता है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर 1 किसका, विद्युत धारा का। हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ कहीं भी होंगे आनंद फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को देखेंगे और एक सुंदर सा नोट्स बनाएंगे। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, उसको पॉज करके रोकें, उससे नोट्स बनावें, जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछें। थैंक यू सो मच।